गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो ले रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी यानी मनी की पूर्ति। जैसे देखिए अपनी कोई भी गुड्स है उसका जब प्रोडक्शन करती है कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी या किसी भी कारखाने के अंदर जब उसका प्रोडक्शन होता है और जब उस प्रोडक्शन को करने के बाद में यदि वह फैक्ट्री या वह इंडस्ट्रीज के अंदर वो प्रोडक्शन है वो एक स्टोर के रूप में रहता है तो उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। यानी उस कंपनी के पास पर्टिकुलर उस गुड्स का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है या इतना स्टॉक है ये मानते हैं। अब उस स्टॉक में से यानी उस गुड्स का कुछ पार्ट यदि सर्कुलेट कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है जनता के अंदर, है ना, उसको कंज्यूम करने के लिए या उसको बेचने के लिए उस फैक्ट्री के द्वारा उसको अगर सप्लाई कर दिया जाता है तो उसके अंदर अपन सप्लाई ऑफ गुड्स उसको बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी का मीन बेटा ये है कि एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर एक निश्चित समय के अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन के अंदर होती है वह क्या कहलाती है, सप्लाई ऑफ मनी कहलाती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी है वो अगर अपन भारत के व्यू से देखें, भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसके अंदर जो मनी की सप्लाई है वो तीन प्रकार से की जाती है। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का जो पेपर नोट है यानी 1 रुपए का जो नोट है वो प्लस जितने भी कॉइन्स हैं वो सर्कुलेट किए जाते हैं, वो अपने भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उसके वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। तो पहला जो सप्लाई का सोर्स है, सप्लाई ऑफ मनी का सोर्स है वो अपनी गवर्नमेंट है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट है, जो इसके अंदर देश के अंदर 1 रुपये का पेपर नोट प्लस जितने भी कॉइनेज है, जितने भी सिक्के हैं, चाहे वो 5 रुपए का हो, 2 रुपए का, 1 रुपए का, जो भी सिक्का है वो सर्कुलेट कौन करता है, भारत सरकार करती है। उसके बाद में 2 रुपए से लेके जितने भी आगे तक के 2000 रुपीज़ तक के बेटा जो नोट है, पेपर मनी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्कुलेट की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक है वह भी इसके अंदर एक सप्लाई ऑफ मनी के पार्ट के रूप में होते हैं बेटा। जो क्रेडिट मनी यानी क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा सप्लाई ऑफ मनी है वो बेटा इसके अंदर मार्केट के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो जो सप्लाई ऑफ मनी का जो टॉपिक है अपना, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर देश के अंदर जितने भी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो सर्कुलेशन के अंदर होती है, निर्गमन के अंदर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। फिशर के ने बड़ा इसका सप्लाई ऑफ मनी के लिए एक अपना फॉर्मूला भी दिया था, मनी सप्लाई इज इक्वल टू MV प्लस N डैश V डैश डिवाइडेड बाय T। ये इसने अपना एक इक्वेशन दिया है जिसके अंदर M का मतलब बेटा जो एक्चुअल मनी है वो, और V का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब वो कितना राउंड कितने लोगों के पास होके निकलती है, वो उसकी वेलोसिटी को उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद में जो M डैश है और V डैश का मतलब बड़ा ये क्रेडिट मनी है, जितने भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, साख मुद्रा जिसको अपन बोल सकते हैं, क्रेडिट मनी, उसकी मात्रा और उसकी वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। T जिस टाइम पीरियड के लिए अपन उसकी मनी सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं उसको T से डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे अपनी जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी है, वो कैलकुलेट हो जाती है। भारत के अंदर मनी सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए इसके जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 4M है वो लिए गए हैं, M1, M2, M3, M4, उसके द्वारा मनी की सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी यानी जनता के अंदर कितनी मनी है वो इन सर्कुलेशन के अंदर है वो कैलकुलेट की जाती है। 1977 से ये बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा जो मनी की सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए ये 4 ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर 4M भी अपन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी है,
वो इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है कि उस किसी निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कितनी मात्रा मुद्रा की जनता के अंदर निर्गमित की गई है या कितनी करेंसी है वो इन सर्कुलेशन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसके 4 एम्स है। अब 4 एम्स के अंदर क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से अमाउंट वो ली गई है, वो अपन देखने के लिए सबसे पहले इसके 4 कॉन्सेप्ट है वो लेते हैं इसके अंदर। तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए 4 ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, इसके अंदर बेटा 4 ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया, जिसके अंदर M1, M2, M3, M4 का अपने पार्टीशन किए। ये बेटा जो रिजर्व बैंक है उसकी जो जितनी भी अपनी सप्लाई ऑफ जो मनी है उसकी जो इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कोई इसकी सूचना पब्लिश करता है, तो उसके लिए जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये 4M के द्वारा अपनी जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कैलकुलेट करता है इसके अंदर। अब अपना M1 के अंदर बड़ा कौन कौन सी जो अमाउंट है उसको इंक्लूड किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले जो M1 है उसके अंदर पहला जो इसके अंदर आता है वो आती है करेंसी विद पब्लिक, यानी वो करेंसी जो जनता ने अपने पास हेल्ड करके रख रखी है, अपने पास रिजर्व करके रख रखी है, अपने पास एज ए सेविंग के रूप में रख रखी है, वो करेंसी इसके अंदर ली जाती है। यानी जितनी भी करेंसी सर्कुलेट की गई है उस सर्कुलेट की गई करेंसी का वो पार्ट जो जनता ने अपने पास रख रखा है एज ए रिजर्व के रूप में, एज ए सेविंग के रूप में, वो मनी क्या कहलाती है इसके अंदर M1 का पार्ट होता है। सेकेंड इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है यानी बैंक के अंदर जो अकाउंट्स खुलते हैं उसके अंदर होता है बेटा एक तो सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है यानी सेविंग अकाउंट का एक पार्ट है वो बैंक है अपने पास एज ए डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखता है। डिमांड डिपॉजिट के रूप में मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो सेविंग का अमाउंट, जो अपनी डिपॉजिट की गई अमाउंट है उसका एक पार्ट कभी भी डिमांड कर सकता है, कभी भी बैंक से मांग सकता है। उस कंडीशन में बैंक है उसका एक पार्ट अपने पास एज ए रिजर्व के रूप में रखते हैं, यानी जब भी वो कोई उसका कस्टमर या कोई भी उसका जो डिपॉजिटर है वो अगर डिमांड करेगा तो उस कंडीशन में बैंक को उसका पेमेंट करने के लिए एक अमाउंट अपने पास रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है। तो वो डिमांड डिपॉजिट जो बैंक ने अपने पास रख रखा है वो इसके अंदर शामिल होता है। तीसरा इसके अंदर अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो बैंक्स है वो जितनी भी डिपॉजिट्स है उसका एक पार्ट रिजर्व बैंक के पास रखते हैं एज ए डिमांड डिपॉजिट के रूप में, वो भी इसके अंदर काउंट होता है। तो इसके अंदर 3 चीज जो मेन है वो अपने को लेनी है, करेंसी विद पब्लिक एज ए सेविंग के रूप में जो जनता रखती है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स की है या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स यानी बैंक ने अपने पास सेविंग और करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिमांड डिपॉजिट रख रखी है वो अमाउंट लेनी है। अदर डिपॉजिट विद RBI यानी बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये अगर इन्होंने अपनी कोई भी डिमांड डिपॉजिट का अमाउंट है, अदर डिपॉजिट का अमाउंट है वो रिजर्व बैंक के पास रख रखा है वो भी इसके अंदर काउंट होती है। तो M1 के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए अपन करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और उसके बाद में अदर डिपॉजिट विद RBI को अपन इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इस मनी को बड़ा जो अपना M1 है इसको नैरो मनी कहा जाता है, यानी इसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली उन्हीं लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एज ए कैश के रूप में जो मनी होती है उसको लिया जाता है, इसलिए इसके अंदर ये जो चेक के द्वारा और ऑर्डर पर बेटा पे होने वाली जो करेंसी है उसका पार्ट होती है। सेकंड है M2 को भी बड़ा नैरो मनी कहा जाता है वैसे, लेकिन M2 के अंदर
एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है कि इसके अंदर अपने को जो M1 है वो तो लेना ही है, प्लस इसके अंदर सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो अपना जो M2 है, M2 कैलकुलेट करने के लिए M1 में जितनी भी करेंसीज है वो देखनी है कि जनता के पास करेंसी हेल्ड करके कितनी रखी गई है सेविंग के रूप में, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स कितने, अदर डिपॉजिट विद RBI है वो तो लेना ही है। उसके अलावा अपने को जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट्स है वो भी इसके अंदर लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चेक सिस्टम है वो पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको M2 के अंदर लिया गया है। M2 के अंदर M1 यानी ये तीनों बड़ा, C यानी करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट्स है वो अपने को लेनी है। तो ये इसका M2 है, वो इसके अंदर सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाता है कि M2 के अंदर कितनी सप्लाई ऑफ मनी आएगी, यानी M1 का तीनों पार्ट्स प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट है वो अपने को लेना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर M3 अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो M3 कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर फर्स्ट थोड़ा जो M1 है बेसिकली वो अपने को लेना है। इसके अंदर M1 का C प्लस DD प्लस OD, ये अपना थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए बड़ा है। C का मतलब करेंसी विद पब्लिक है, DD डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स है और OD अदर डिपॉजिट विद RBI रिजर्व बैंक है। प्लस इसके अंदर क्या करना अपने को टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी बैंक्स के पास जो मनी एज ए टाइम डिपॉजिट के रूप में रखी गई है, यानी फिक्स डिपॉजिट के रूप में, टर्म डिपॉजिट के रूप में जो भी अमाउंट है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर करवाई गई है, जिसके अंदर FD अपन मानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो करवाते हैं वो अमाउंट इसके अंदर अपने को इंक्लूड करना है। यानी इसके अंदर एग्रीगेट मनी के लिए, इसको एग्रीगेट मनी भी कहा जाता है, बड़ा इसके अंदर M3 है। ये पहला जो M1 है इसको बड़ा नैरो मनी माना जाता है और जो M3 है उसको एग्रीगेट मनी माना जाता है। एग्रीगेट मनी कैलकुलेट करने के लिए M1 में तो तीनों पार्ट्स हैं, जिसके अंदर करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में अपना जो टाइम डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के पास है वो इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये अपना क्या हो जाता है, एग्रीगेट मनी हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो फोर्थ है, इसके अंदर फोर्थ के अंदर अपने को लेना है, इसको बड़ा एग्रीगेट मनी माना जाता है, ये बताई थी आपको। फोर्थ के अंदर अपना आएगा M3 प्लस इसके अंदर टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर M4 के अंदर अपना जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी का कंपोनेंट्स है, उसके अंदर M3 के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ मनी है वो प्लस पोस्ट ऑफिस की जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स है वो इसके अंदर अपन काउंट करते हैं। तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस वो अपने बेटा क्या कहलाता है, M4 वो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है इसके अंदर। तो M4 के अंदर अगर अपन देखें तो कौन कौन से आगे बढ़ा, M4 के अंदर अगर अपन देखें कि एक तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, तभी इसके अंदर M3 बना। और M3 के बाद में टोटल जो पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स है वो अपन इसके अंदर अगर और इंक्लूड कर लें तो उस कंडीशन के अंदर अपना M4 है वो कैलकुलेट हो जाता है इसके अंदर। तो अपना जो सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके 4 कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट है।
जिसके अकॉर्डिंग वो मनी की सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करके अपनी जो पब्लिश करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि उसके द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा इतनी मनी इन सर्कुलेशन के अंदर है, इतनी मनी है वो जनता के अंदर निर्गमित की गई है। इसके 4 कॉन्सेप्ट अपने पढ़े। ये बड़ा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैरो मनी है ना किसे कहा जाता है, तो M1 है उसको नैरो मनी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो बेसिकली जो लिक्विडिटी के ऊपर बेसिस माने तो हाईली जो लिक्विड मनी है वो इसके अंदर ली जाती है, यानी करेंसी विद पब्लिक सबसे ज्यादा लिक्विड होती है क्योंकि जनता के पास एज ए करेंसी के रूप में होती है, या बैंक अपने पास जो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट रखते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। प्लस रिजर्व बैंक से कोई भी बैंक या गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूट है वो डिमांड के ऊपर बड़ा ले सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ली जाती है। और यदि एग्रीगेट मनी अगर अपने से पूछे तो वो M3 अपना M3 के अंदर जितना भी M1 का कॉन्सेप्ट है वो प्लस टाइम डिपॉजिट जो बैंक्स हैं वो इसके अंदर इसमें लिया जाता है। तो ये अपने बड़ा 4 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सप्लाई ऑफ मनी के लिए। अगर इसको लिक्विडिटी के बेसिस पर माना जाए तो सबसे जो कम लिक्विड है बेटा वो M3 को माना गया इसके अंदर, और सबसे हाईली जो लिक्विड है वो M1 है इसके अंदर। ये बड़ा आपका सप्लाई ऑफ मनी के 4 कॉन्सेप्ट है। कई बार बड़ा इसमें पूछ लिया जाता है कि डिमांड ऑफ मनी, वैसे आपके टॉपिक है नहीं लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिमांड ऑफ मनी क्या होती है। सप्लाई ऑफ मनी तो अपन बता सकते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी है देश के अंदर 3 प्रकार से की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट 1 रुपए का जो नोट प्लस जितने भी कॉइन्स है वो इश्यू करती है। रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर उससे ज़्यादा के जितने भी नोट्स हैं जो इन सर्कुलेशन के अंदर है वो सर्कुलेट करते हैं। प्लस जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा सप्लाई ऑफ मनी है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। वो तो सप्लाई ऑफ मनी है, उसके 4 कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो अपने M1, M2, M3, M4 के अंदर देखा है। तो जो डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड ऑफ मनी का मतलब बड़ा यही है कि जो डिमांड ऑफ मनी है वो बेसिकली 2 वे से देखी जाती है। पहला इसके अंदर ट्रांजेक्शन मोटिव और दूसरा इसके अंदर अपना एज ए होल्डिंग, यानी एक तो है जो भी कस्टमर है या जो भी पब्लिक है अपने पास होल्ड करने के लिए या अपने पास रखने के लिए रिजर्व के रूप में, सेविंग के रूप में जो मनी रखी जाती है। दूसरा इसके अंदर ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर ये आता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड उन ट्रांजैक्शन को करने के लिए मनी का रिक्वायरमेंट होते हैं, और इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मनी की जो डिमांड है वो की जाती है, मनी की जो मांग है वो की जाती है। उसके बाद जो सप्लाई है बड़ा, सप्लाई के अंदर ये अपना बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया इसके अंदर, ये तो बड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसके न्यू कॉन्सेप्ट भी हैं जो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।